नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास चर्चा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अशोकनगर में यात्री बस आग की चपेट में आ गई। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जब बस में आग लगी तब बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन सभी यात्री बस के खाक होने से पहले ही रेस्क्यू कर लिए गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? एमपी में अब तक हुए बस हादसों से सबक आखिरकार क्यों नहीं लिया गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। धू धू कर जलती बस, 20 सड़क आग का गोला बनी बस। जो बस जल रही है वो एक प्राइवेट सवारी बस है। जिस बस में आग लगी है इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। जिस जगह बस जल रही है ये जगह अशोकनगर के पास ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव का इलाका है। जिस तरह से बस आग के शोलों में लिपटी दिख रही है, देखकर कोई भी कहेगा कि बस में बैठे किसी भी शख्स का बचना नामुमकिन है, लेकिन बस में बैठे हर एक सवारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस तरह से बस जल रही है उसे देखकर इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए, एक धू धू कर जलती बस की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जलकर खाक हुई बस की है। इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। कहाँ से आ रही थी आप? बाहर आ जाओ, मेरा समझ रखी है। कहाँ जा रही ये आपकी पत्नी है? हाँ, अर्चना साहब। आपका भी सामान जल गया उसमें? मोला सामान, पूरा सामान लेगा इसमें। कितना सामान? 30-40 हजार रुपया का वाइट है। इंदौर जा रहे थे वो का कपड़ा लाए दी, बाबा ले गया वैसा। हाँ, कदवाए से कम से कम 10-15 हजार का सामान था हमारा। गेहूँ सारा सामान रखा था, कपड़े लत्ते। हाँ, सब जल गया। आपका भी सामान था? हाँ सर, मेरा भी सामान था। चार्जर था, 1000 रुपये पड़े थे, और 6 जोड़ी कपड़े थे, और कंबल था, और कुछ नहीं था। सवारी भी बहुत थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। कैसे आग लगी इसमें आपके साथ? आग ऐसे लगी है कि पहले फेल बेल्ट टूटा, हाँ। ड्राइवर ने ध्यान नहीं किया, उसके बाद उसका वो फटा फिल्टर, हाँ। नीचे आग लगी। हाँ। आग लगने के बाद इनने बुझा नहीं पाई। वो सिलेंडर क्या बोलते उसका, वो भी नहीं था। हाँ। जिस बस में आग लगी वो शिवपुरी जिले के पिछोर से इंदौर जा रही थी। तभी ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव के पास बस में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री गेट तो कुछ यात्रियों को खिड़की के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड सब पूरी तैनात है, पुलिस का मुतला तैनात है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि की घटना प्रकाश में नहीं आई है। कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग कैसे लगी इसकी फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती कारण सामने आए हैं उसमें आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें लाखों का सामान जल के यात्रियों का खाक हो गया, और एक गनीमत रही कि इसमें कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। लेकिन यदि इस बस की तस्वीरें देखी जाए तो तस्वीरें विचलित करने वाली और सवाल खड़ा करने वाली है कि आखिर इस तरह यात्री बस में कैसे आग लग गई, और आखिर इस तरह कैसे मनमानी पूर्वक ये बसें संचालित हो रही हैं। यदि देखा जाए तो आप इस सुबह की तस्वीरों में यदि देखेंगे तो जगह जगह ये सामान पड़ा है। ये वो सामान है जो यात्री त्योहार से गरीब लोग थे, यात्रा कर रहे थे, और उसके बाद ये अपने इंदौर मजदूरी के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आप सामान देख रहे होंगे, बिखरा पड़ा हुआ है सामान। ही वो यात्रियों का सामान है, जो रोज के बर्तन आपको ये नजर आ रहे होंगे, जगह जगह पड़ा है। साथ ही साथ कुछ अनाज भी इनका होगा। और यदि देखा जाए तो बस पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। अशोकनगर में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल ये है कि हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बड़ा हादसा हुआ, कई जिंदगियां आग में खाक हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश के करनूल में हादसा हुआ, लेकिन किसी भी हादसों से शायद ही कोई सबक लिया गया। मध्य प्रदेश में बसों में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि अगर पिछले रिकॉर्ड्स को खंगालें तो दिल दहला देने वाले हादसे हो चुके हैं। 20 नवंबर 2002 जबलपुर में डिंडोरी रोड पर बस में आग लगने से 30 यात्री जिंदा जल गए, जबकि 15 घायल हो गए थे। 4 मई 2015 को मंडला में सवारी बस में आग लगने से 22 यात्री जिंदा जल गए थे।
27 दिसंबर 2023 गुना में बस में आग लगने से करीब 12 मौतें हुई। जून 2025 बालाघाट में 2 बसें जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। मार्च 2025 धार में राजगढ़ 4 लेन में चार्टर्ड बस में आग लग गई। हालांकि सभी 21 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बसों में आग लगने के ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जिन बसों में आग लगी है वो प्राइवेट लग्जरी बसें हैं। अब सवाल है कि इस तरह की बसों में बार बार आग क्यों लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बसों का इंटीरियर आग के पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है। ज्यादातर लग्जरी बसों के इंटीरियर सीलिंग फोम और रेक्सिन के बने होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो सीलिंग और रेक्सिन से बने इंटीरियर में तेजी से आग फैलती है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे सिचुएशन में कई बार 30 सेकंड में ही पूरी बस आग की चपेट में आ जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर बस के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आंखों के स्तर पर 600 डिग्री सेल्सियस गर्मी पहुंच सकती है। बस के अंदर बेहद गर्म हवा बनने लगती है। बस के गैस चेंबर बनते ही दरवाजे लॉक हो जाते हैं। ओवरलोडिंग से बस का गलियारा संकरा हो जाता है। बस के अंदर अफरा तफरी में लोग भाग नहीं पाते। गर्म धुआं और गैस फेफड़ों को झुलसाने लगते हैं। अशोकनगर की घटना प्रदेश के लिए एक बड़ा अलार्म है। अगर अब नहीं जागे तो बार बार ना कोई चमत्कार हो सकता है, ना ही मौके पर कोई संकट मोचक बनकर लोगों को बचाने पहुंच सकता है। एनडीटीवी के लिए अशोकनगर से स्वदेश शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, इस रिपोर्ट में आपने देखा हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। चलिए इसी पर आज हम करते हैं एक खास चर्चा। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ उस्मान अंसारी जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही नंद गोपाल गुर्जर, आरटीओ के पूर्व अधिकारी हैं, जुड़ चुके हैं। रघुवीर सिंह रघुवंशी, बस एसोसिएशन भी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जो कि पूर्व डीजीपी हैं, सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी मैं विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी जो है, सर आपसे। लगातार हम देख रहे हैं हादसे हो रहे हैं, हादसों का ये ग्राफ बढ़ रहा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं आ रही है। बस में आग लग जाती है, लेकिन सवाल अभी भी धधक रहे हैं कि आखिरकार ये हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, उससे सबक हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों समय पर चेकिंग नहीं होती है, फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि जांच होगी, लेकिन कैसे जांच होगी। ड्राइवर वहां से सर भाग जाता है, स्टाफ भाग जाता है, जो लोग उस बस में बैठे हुए थे, जिन्होंने इस दर्द को अपनी आंखों के सामने देखा, वो भी अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। जांच होगी सर, कैसे होगी जांच, आपसे जानना चाहूंगे। साक्षी जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा विनम्र नमस्कार। आपके सभी सवालों का एक ही जवाब है, लाभ। और वो लाभ जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, सिस्टम को धता बताएं। वो ड्राइवर जो कि बिल्कुल अनुपयुक्त है, उसको हम ड्राइवर बना दें और लग्जरी बस का हैंड उसको स्टीयरिंग सौंप दें। कुरनूल में यही दिखाई पड़ा, 10 का फर्जी सर्टिफिकेट और बिना वेरिफिकेशन के वो ड्राइवर बना। इसके साथ आपने कहा ड्राइवर भाग जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। भूमिगत हम कराते हैं, वो अपने आप भूमिगत नहीं होते हैं। न पृथ्वी खा जाती है, न आसमान निकल जाता है। अगर पुलिस चाहे, आरटीओ साहब चाहे, तो ये कहीं भाग नहीं सकते। इनके भागने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद और हम मुनाफे के चक्कर में आ जाए। जो लाभ है, हमने ये देखा कि हम पब्लिसिटी ये करते हैं और आप देखेंगे कि जब हवाई टिकट दुबई से ज्यादा महंगा, दिल्ली और लखनऊ का टिकट ज्यादा महंगा है बनस्बत दिल्ली और दुबई का, और बस का भी यही हाल है कि हम एडवर्टाइज तो करते हैं कि लग्जरी बसेस हैं, हवाई यात्रा के बराबर कंफर्टेबल हैं, और दिखाया भी यही जाता है। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि आपने ये देखा सकरी गलियां, इनफ्लेमेबल मटेरियल जिसमें रेक्सीन, फोम और सिल्क, जो एक चिंगारी ही पर्याप्त है, वो सामान हम लेकर के अंदर चलते हैं जो कि इनफ्लेमेबल है, ज्वलन पदार्थ है उसमें, ऐसे हम लेके चलने के देते हैं। हमारे उसकी वांछित चेकिंग क्यों नहीं की? और आपने देखा 2023 में 2693 एक्सीडेंट्स हुए और ड्रंकन ड्राइविंग एक्सीडेंट्स है, ये केवल शराब पी करके। तो क्या हम ये चेक नहीं करना जरूर समझते हैं कि हमारे ड्राइवर्स ने मद्यपान किया है कि नहीं किया है? क्या पैसेंजर्स को ये अधिकार नहीं है कि ड्राइवर्स की डॉक्टरी, ये पूरा मेडिकल चेकअप उसके ऊपर देखें? हर बस की ये जिम्मेदारी है। अब तो खैर ठीक है, ASI 153 के मानक लागू होंगे, हम उम्मीद करते हैं। मानक तो इसके पहले भी थे, लेकिन मानक कुछ भी हो, अगर हम अनुपालन करने के लिए उदासीन हैं और लाभ की ही तरफ हम ध्यान देंगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। सर कैसे बदलाव आएगा? लेकिन आज हम चर्चा तो कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल भी है, लेकिन कैसे बदलाव आएगा? और जो लालच, जिस लाभ की आप बात कर रहे हैं सर, ये कैसे, ये सोच कैसे बदलेगी?
अभी डीआईजी हैदराबाद ने यह कहा है कि इसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा। मैं समझता हूं जिनकी जिम्मेदारी है इन यात्रियों को सकुशल और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना, हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं और हम ऐसे टिकट ले रहे हैं जो कि 10 साल पहले हवाई यात्रा के बराबर थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, नैतिक भी, आर्थिक भी और प्रत्येक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नहीं कर पाते हैं तो हम इस मौत की बराबर के हिस्सेदार हैं और सरकार को सोचना होगा हमारे बस के परमिट, लाइसेंस और ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ हमारे ऊपर भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामूली नैसर्गिक चेतावनी वगैरह से काम चलने वाला अब नहीं। बिल्कुल। नंदगोपाल गुर्जर जी, आरटीओ के पूर्व अधिकारी हैं, सर आपसे जानना चाहूंगी, जिम्मेदारी तो आरटीओ की है, आखिरकार क्यों इस तरह की तस्वीरें हमें बार बार देखने को मिलती हैं? ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहला हादसा नहीं है कि इस तरह से हम बस को जलते हुए देख रहे हैं। ये वही बस है जो न जाने कितनी जिंदगियां सफर करती हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि सही सलामत वो अपनी जगह पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। ना फायर सेफ्टी, ना फिटनेस, ना जवाबदेही, लेकिन सवाल जब पूछे जाते हैं तो जवाब एक ही मिलता है कि जांच होगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आजकल ये एक तरह से राष्ट्रीय आपदा के रूप में भयावह रूप लेती जा रही है। तो और ये जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सभी प्राइवेट बसेस में हो रहे हैं। और प्राइवेट बसेस क्यों ऑन रोड हैं, क्यों वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का कि भारत सरकार या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे। रही बात जब गाड़ी को ऑन रोड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की एक एजेंसी है जो मानकों पर जांच करती है। उसका एक नोटिफिकेशन है कि यदि गाड़ी की इतनी लंबाई होगी तो इतनी सीटिंग कैपेसिटी होगी या इतने स्लीपिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन होता क्या है, अभी आप देखते हैं प्रैक्टिकल, जब गाड़ी जिस समय न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो सारे नॉर्म्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी ऑन रोड होती है तो उसका इमरजेंसी गेट गायब हो जाता है, उसकी सीटिंग और स्लीपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके अभी जो आपने शुरू में सर ने भी कहा इंट्रोडक्शन से पहले कि जो उसकी संकरी गली टाइप कर दिया जाता है, और क्योंकि अट्रैक्शन के लिए कि जनता को ज्यादा सुविधा दिखाने के चक्कर में उसमें फोम का, वैक्सीन का और बहुत से दुनिया भर के ऐसे मटेरियल लगा दिए जाते हैं जो ज्वलनशील है और सारी वायरिंग ओपन में चली जाती है। उसकी वजह से बहुत ट्रेजी होती जा रही है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरस्टेट बसेज, ये प्राइवेट बसेज चल रही है, सवारियों से अलग हटके जितना वेट सवारियों को होता है, जिसकी उसे परमिशन है, उससे ज्यादा वो लगेज जो रहे हैं। वो करनूल की जो बस में दुर्घटना हुई है उसके अंदर इतना वजन था जितना सवारियों से ज्यादा उनका जो सामान ढो रहे थे वो डबल काम कर रहे हैं, सवारियों के साथ साथ दूसरा वो एक ट्रक का भी काम कर रहे हैं। तो वो इसमें सोचना पड़ेगा सरकार को भी, और जितने प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनको भी सोचना पड़ेगा कि पैसे के लिए जनता की जीवन से खिलवाड़ न करें। अभी एक शायद मीडिया में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका में एक घटना हुई है कि कोई भी एक ट्रक ड्राइवर था, उसने एक्सीडेंट किया, लेकिन उसके फलस्वरूप उस सरकार ने क्या किया, अब उस सरकार ने उस कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि उसने इतने बड़े कंपनसेशन दिए हैं जिनकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है और जितने लोग हताहत हुए हैं कि वो कंपनी दोबारा, ट्रांसपोर्ट कंपनी उस पोजीशन में नहीं होगी कि दोबारा अपने ट्रक चला पाए। हिंदुस्तान में क्या होता है, एक्सीडेंट हो गए, फैटल हो गए, लेकिन सर यहाँ पर चलेगी और वो जमानत लेके ड्राइवर दोबारा फिर ऑन रोड हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्ती करनी होगी, सरकार को भी सख्ती करनी होगी, आरटीओ को भी ध्यान देना होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर जांच की बात तो कही जाती है, और इससे पहले भी मध्य प्रदेश की ही अगर बात की जाए तो कई आंकड़े सामने आए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन बस में आग लग जाती है, लेकिन सिस्टम में पता नहीं आग क्यों नहीं लगती है, क्यों वो गुस्सा नहीं सामने आता है, क्यों ये हादसे कम नहीं होते हैं। सवाल एक ही है। रघुवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस एसोसिएशन से हैं। रघुवीर जी, आखिरकार क्यों हादसे कम नहीं हो रहे हैं सर? क्यों चेकिंग समय पर नहीं होती है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बस स्टाफ की भी थी, जिम्मेदारी उसकी भी थी जो बस चला रहा था ड्राइवर। क्यों मौके से भाग जाते हैं? क्यों इन्हें समय रहते ट्रेनिंग क्या नहीं दी जाती है कि अगर किसी भी तरह का हादसा होता है, घटना घटित होती है, उस समय उन्हें क्या करना है? फायर सेफ्टी के जो इंतजाम वहां पर होते हैं उसका कैसे उपयोग करना है? सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत ही शर्मनाक भी है। भले ही कल
किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, जैसे तैसे इन लोगों ने अपने आप को बचा लिया। सर जी, यहाँ हर 8 दिन में मैडम आरटीओ चेकिंग करती हैं जी, और बीमा फिटनेस सभी बसों के वैलिड है। यहाँ फायर सिस्टम भी रखा था उसमें बस में, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है गाड़ी में, कागज कंप्लीट है उसके, कोई जनहानि नहीं हुई है। और हमारे यहाँ तो पहली घटना हुई है, बस चली है, कोई जनहानि नहीं हुई है। हम खुद, मैं बस एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं बसों को चेक करवाता हूँ, मैडम भी आरटीओ मैडम भी चेक करती है हर 8 दिन में, ट्रैफिक वाले भी चेक करते हैं, हम लोग भी चेक करते हैं, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होती। सर प्राइवेट बस थी, 100 सवारियां थी उसमें, 100 सवारी बैठी हुई थी, अंदाजा आप लगा सकते हैं, पैर रखने की जगह नहीं थी। नहीं थी उसमें 100 सवारी, ये सवारी नहीं थी उसमें, 35 सवारी थी उसमें। ये हादसा, जिन लोगों ने अपने सामने दर्द को देखा है, जिन लोगों ने उस आग को गोला बनते हुए देखा है उस बस को, उन लोगों ने ये दर्द बताया सर कि पैर रखने की जगह नहीं थी, उन्हें स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो बस में उनका दम घुट रहा था। भी नहीं है। 30-35 सवारी थी उसमें, कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारी तरफ से फायर सिस्टम भी था उसमें। और आप लोग कह रहे हैं कि लाभ के लिए धंधा करते हैं, हम टैक्स भी भरते हैं गवर्नमेंट को और पूरे कागज कंप्लीट रखते हैं, ड्राइवरों का भी चेकअप कराते हैं, आरटीओ विभाग अलग चेक करता है, हमारी मैडम हर 8 दिन में गाड़ी चेक करती है। कोई बिना फिटनेस की गाड़ी नहीं चला सकता, कोई बिना बीमा की नहीं चला सकता। तो इस तरह से हादसा तो नहीं होता ना सर, अगर इतने इंतजाम बेहतर होते और ड्राइवर को मौके से भागने की फिर क्या जरूरत थी, जब सब कुछ ठीक था। अगर शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी तो क्यों स्टाफ मौके से भाग जाते हैं? कोई भी घटना घटे किसी क्षेत्र में, ड्राइवर मौके से इसलिए भागता है, पब्लिक उसे मार देती है। कई जगह ऐसी घटना घटी, ड्राइवर को मार पीट के मार भी देती है पब्लिक ड्राइवर पे हावी हो जाता है। ड्राइवर है हमारे पास, ड्राइवर हम पेश कर देंगे। ड्राइवर भगा नहीं है, ड्राइवर वहां से स्पॉट से इसलिए भगता है कि घटना स्थल पे यात्री भी चढ़ते हैं, उससे गांव वाले भी चढ़ जाते हैं, मारपीट कर देते हैं उसके साथ में। उसका लाइसेंस वैध है, गाड़ी के पूरे कागज कंप्लीट वैध हैं, ऑल इंडिया का परमिट है उसके पास। और 100 सवारी तो मैडम दो बसों में नहीं, 35 सवारी थी उसमें, ओवरलोड नहीं थी गाड़ी। ओवरलोड होती फिर तो घटना घट ही जाती। तो एनडीटीवी से जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार रात भर इसको लेकर कवरेज करते रहे, आज दिन में भी हमने कवरेज किया, हमने बताया अपने दर्शकों को, उन लोगों को भी सुनवाया टीवी पर जिन्होंने इस दर्द को देखा था, उन लोगों ने तो यही जानकारी दी, यही बताया कि बस में जगह भी नहीं थी, उन्हें एक स्मेल आ रही थी, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कहीं शीशे तोड़े, कहीं गेट से कोई कूदा, ऐसे इस तरह से अपनी जान बचाई है। चलिए ठीक है, और भी आपसे चर्चा करूंगी सर मैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, महेश वर्मा जी। कैसे देखा जाए, सरकार आप लोगों की है, लगातार एक वादा किया जाता है, जनता से दावे किए जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है कि सुरक्षा सबसे पहले, सुरक्षा की बात बीजेपी सरकार करती है, लेकिन क्या हो रहा है आप लोग की सरकार में? लगातार हादसे। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, एक तरह से जिस प्रकार से दर्दनाक हादसे होते हैं। अभी देखिए तेलंगाना में ही मैं 2 दिन पहले सुन रहा था कि 22 से या 26 लोग जो है जिंदा जल के मर गए। सोचिए कि किस प्रकार की वो, उसके कल्पना मात्र से रूह जो है रूह कांप जाती है। और राज्य सरकार का ये विषय है, केंद्र सरकार ने तो इसके ऊपर जिस प्रकार के मानक तय किए और उस स्टैंडर्ड को कहीं फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर और जिस प्रकार से तीज त्योहार के ऊपर जो है हम एहतियात नहीं बरतते हैं, लोग ठसाठस भर के और जिस प्रकार से बसों का संचालन होता है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर रोक लगना ही चाहिए। और हम अक्सर ये देखते हैं कि हम इस बात की कहीं ना कहीं, इस बात में आज मैं एनडीटीवी को इस बात के लिए साधुवाद भी देता हूं कि आपने कम से कम उस चीज को उठाया जो लगातार इस महीने में मतलब मैं समझता हूं 4 से 5 ऐसी घटना घटी जिसमें जिंदा लोग जो है बसों में जलते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि अगर प्लेन अगर क्रैश करे तो उसके ऊपर हो हल्ला हंगामा होता है, उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है, उसके ऊपर सारी चीजें होती है। कहीं रेलवे में घटना घटे तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि भाई हाई नॉर्म्स सेफ्टी का जो है हमने इंतजाम किया, उसके बावजूद भी ये घटना घटी और दोबारा ऐसी घटना ना घटे उसके ऊपर चिंता जाहिर की जाती है। उसके ऊपर एक सेफ्टी कमिश्नर होता है, वो बाकायदा सारी रिपोर्ट बनाता है, वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है। लेकिन ऐसे में अगर बस में इस तरह की घटना घटती है तो क्या होता है? राज्य सरकार जो है इसके ऊपर इस तरह की कोई ऐसी चीज, ऐसी 4-5 घटनाओं को लेकर उसके ऊपर क्यों नहीं
किसी प्रकार से एहतियात या किसी तरह से गाइडलाइंस या किसी तरह से ये दुर्घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो है दोबारा ना हो, इसके लिए हम क्यों नहीं विचार करते हैं? आज तक आपने सुना कभी कि इस घटना के बाद कोई कमेटी बनी हो, कोई आयोग एक एसडीएम की कमेटी बनती है, ये सवाल तो सर जनता के है ना, जिम्मेदार तो आप लोग ही हैं। देखिए, अब जिम्मेदारी की जहां तक बात है, सुनिए, जिम्मेदारी की बात है कि शॉर्ट सर्किट से अगर बस में आग लगती है या ठसाठस बना हुआ है, या जैसे अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि भाई लापरवाही बस ड्राइवर की हो, या अपने हमारे नंद गोपाल जी ने जो बात कही कि भाई जो मानक है उस मानक के हिसाब से अगर बस नहीं चल रही है, ये सारी चीजें जो है ना, जो शासन है, प्रशासन है, या राज्य सरकार जो है, जो अमला जमला है, उसकी कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, और दंड का भी प्रावधान वैसे नहीं होना चाहिए। होता कब है? दंडित की हम बात करते हैं, जांच की हम बात करते हैं, लेकिन होता तो कुछ नहीं है ना। 2025 धार की वो घटना आपने भी देखी होगी, बस किस तरह से जलकर खाक हो जाती है। बालाघाट की अगर बात की जाए इसी साल, मैडम आपके बात से मैं सहमति जता रहा हूं, मैं साधुवाद दे रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं एनडीटीवी को इस बात के लिए कि कम से कम इतने मानवीय संवेदनाओं को कहीं आपने सोचा कि भाई हम कहीं लोगों को कहीं इसके जरिए जो है हम अवेयर करें कि भाई हो क्या रहा है, और उसके लिए हम पैनलिस्ट जो है अपने जो विचार रख रहे हैं, मैं एक मतलब पार्टी का एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के बावजूद भी संवेदनहीन थोड़ी हूं। मैं कब कह रहा हूं कि जो आप बात कह रही है उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि उसको करेगा कौन? नेता थोड़ी करेगा, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी करेगी। जो आरटीओ है, जो राज्य सरकार की व्यवस्था, मैंने क्या कहा आपको कि किसी भी एक घटना को कहीं एक सामने रख के अगर उसका एनालिसिस किया जाए, उसके ऊपर कोई अच्छे से रिपोर्ट बनाई जाए, और उसके बाद जो है बसों के संचालन को लेकर एक जो है रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस लाया जाए। क्योंकि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, जिस प्रकार से जो है यात्री सुविधाओं की अभाव में जिस तरह से बसों का संचालन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही सब वजह हो जाती है कि हादसे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम ऐसे बैठ भी तो नहीं सकते ना, मुद्दे तो हमको उठाना होगा, चर्चा हमको करनी होगी, लेकिन जिम्मेदार जो है उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर वो इस तरह से जांच की बात करेंगे, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ सर। कर्नाटक और तेलंगाना की घटना को लेकर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ। समय हमारे पास कम है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी एक ले लेते हैं। उस्मान अंसारी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष की एक बड़ी आवाज होती है, अपनी आवाज होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ हो, भले ही जनहानि ना हुई हो, लेकिन जिन लोगों ने इस दर्द को देखा है उन लोगों से पूछिए आप किस तरह से उन्होंने आंसू बहाए, अपने दर्द को बताया। सर, आप विपक्ष में बैठे हैं, कैसे देखते हैं ना हादसों को? हादसे की बात है कि हम लोग तो आज विपक्ष में बैठे हैं और ग्राउंड जीरो पर हैं। तो सबसे पहले तो ये नेता बीजेपी जो प्रवक्ता जी हैं, ये खुद एडमिन तो कर रहे हैं, तो ये सरकार इनकी है, पूरे देश में सरकार है, और जो पार्लियामेंट होती है सारे कानून वहीं से बनते हैं और वो पूरे देश के लिए होते हैं। तो इन्होंने ये क्या अपने ऊपर ले भी रहे हैं, मगर ये पूरा स्पष्ट लेना, क्योंकि इसमें सारी गलती सरकार की है। आप उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं। कर्नाटक में घटना घटती है उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं, लेकिन एमपी में घटना होगी तो जिम्मेदार आप ही होंगे ना। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं बनाइए ना, इस तरह के पूरे देश में ये होना चाहिए, हर राज्य को एहतियात बरतनी चाहिए। कोरोना होता है तो ताली और में जनता को पीस देते हैं, जब ये समय आती है तो खाली कहते हैं जी हाँ हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना से काम नहीं कर रहे, आपने इस चीज को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आप डीजीपी हो, आरटीओ वाले हो, उन पर आप मत थोपो, ये जिम्मेदारी इनकी है, कानून इनका है, स्टेट और हिंदुस्तान में राजनीति इनकी है और ये इनकी गलती है। और हम विपक्ष में हैं, हम हमेशा हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे ट्वीट करते हैं। तेलंगाना में लोग मैंने कहीं प्रियंका राहुल गांधी का कोई संवेदना के दो शब्द भी सुनाई पड़े? मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए ना। कर्नाटक में लोग बस में जल के मर गए, लेकिन सर ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। जनता का इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भले ही आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलाएं, लेकिन जनता चाहती है कि जब वो सफर करें तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिले, उन्हें बस में सीट मिले, उन्हें इस तरह से खड़े होकर भर भर कर ना जाना पड़े।
वो बसें जब ये लगा देते अपनी गवर्नमेंट की होती तो जनता क्यों प्राइवेट में डबल पैसे देगी? क्यों देगी जनता? इन लोगों ने उनको परमिट इसलिए दिया है कि हम भी कमाए, तुम भी कमाओ, आरटीओ भी कमाए और सब लोग कमाए, और जनता उसमें डबल वजन में फिसते हैं ये लोग। इनका काम ये जब से आए अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, जनता को तो भूल गए। क्या तेलंगाना में यही हो रहा है? कर्नाटक में यही हो रहा है? हिमाचल में यही हो रहा है? या हिमाचल की बात नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि घटना हमारे यहाँ की है सर, तो हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमारे एमपी में ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। कह रहा हूं मैडम, अगर मध्य प्रदेश में घटना घट रही है या कहीं भी घटना घट रही है, मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी और पूरी तरह से एक संवेदनशील तरीके से मैंने वो बात रखी जो कि जरूरी है एक बस संचालन के लिए, जो जरूरी मानक है, जो जरूरी व्यवस्था है, जो अमला जमला की जवाबदेही है, जिसके ऊपर नंद गोपाल जी ने चिंता व्यक्त करी। मैं समझता हूं कि वो एक पूर्व में जो है ट्रांसपोर्ट अधिकारी रहे हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार से चीजों को चलाया जाता है, किया जाता है। बस ऑपरेटर के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्होंने जो बात कही, मैं समझता हूं कि उनको अपने एसोसिएशन के बीच में कहीं ना कहीं अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भैया जिंदगी से पैसे से बढ़ के जो है, मतलब जिंदगी से बढ़कर पैसा नहीं है। ठीक है नंदगोपाल जी, एक प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी। अक्सर हादसे होते हैं तो आरटीओ को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है, कहा जाता है कि लाभ के लिए परमिट दे देते हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पर, फायर सेफ्टी के नाम पर कोई भी इंतजाम, फिर आरटीओ अधिकारी ना तो चेकिंग के लिए जाते हैं, बस पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, और अगर उनसे सवाल किए जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं जांच की जाएगी, लेकिन फाइलों में केवल नंबर चढ़ा दिए जाते हैं, रिपोर्ट में नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। सर जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है वो कुछ ही लोग हैं, हर शहर में कुछ लोग हैं, उनकी मोनोपोली है। अब जैसे पहले दिल्ली में रेड लाइन आपने सुनी होंगी, कितने लोगों को वो डेली फेटल एक्सीडेंट हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट में आके उनको क्लस्टर में डाला, उनको पूलिंग में डाला। अभी क्या है, ये कंपटीशन है उनका कि मुझे उससे पहले अपनी गाड़ी भरनी है, उससे जल्दी दूसरे ट्रांसपोर्टर से पहले गाड़ी वापस लेकर आनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं है, आरटीओ की जिम्मेदारी है। आरटीओ गाड़ी रजिस्टर्ड करता है, सारे मानक होते हैं, उन मानकों को चेंज किया जाता है। इवन लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरे का एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर सकते ना सर, ये बहुत ही गंभीर मसला है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता को अपनी सुरक्षा चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें बयानबाजी नहीं चाहिए, उन्हें जांच का आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि जब वो कहीं जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं कि जिस बस में बैठे हुए हैं वो चंद मिनटों में आग का गोला बन जाए। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो अशोकनगर में हादसा हो गया है, बस जलकर राख हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी दतक रहे हैं। अब आप तय कीजिए कि आखिरकार ये हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, कहां कमी है, सिस्टम में कमी है या फिर कहीं और। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा, देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।